लेकिन सरकार एक तरफ अपने आप को रख के विपक्ष को दूसरी तरफ करके एक खाई बनाना चाहती है, क्योंकि इतना बड़ा इनके पास मैंडेट है कि ये अहंकार दिखा रहा है। इनके 4 मिनट के भाषण में ये लगातार प्रधानमंत्री और अपनी छिछोरी राजनीति करते रही। ये भूल गई क्या कि मणिपुर को आग लगाने में सबसे बड़ी जिम्मेदार कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। दो समुदाय के बीच में खाइयों को पाटने की जगह खाइयों को चौड़ी करने का काम कर रही है कांग्रेस, और आज भी वही कर रही है। अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं आप लोग। आपके ट्विटर अकाउंट के द्वारा एक वीडियो ट्वीट किया गया जो कि म्यांमार का था, लेकिन उसको आपने कह दिया कि ये मणिपुर का वीडियो है। ये कौन सी चीज थी? ये आग में घी डालना नहीं हुआ। तो क्या जब सत्ता पक्ष ये आरोप लगाएगा कि अपना घर नहीं संभलता और दूसरी जगह पर जाकर आप इंटरवीन करते हैं, तो क्या आपका स्टैंड बनता है इस पर? मणिपुर पर विपक्ष का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। इस डिबेट में विपक्ष ने सारे छिछोरेपन की सीमा ही पार कर दी है, जिसका जवाब अजय आलोक ने खूब दिया। आप सबों से निवेदन है कि इस डिबेट को पूरा देखें और मणिपुर की समस्या की गंभीरता को देखते हुए अपनी राय जरूर दें। 3-4 तारीख को, ये 3-4 मई को ये घटनाएं वहां पे शुरू हुई, तो उसी वक्त से कांग्रेस पार्टी ही नहीं, तमाम ऑपोजिशन पार्टियां जो हैं वो दरख्वास्त कर रही थी, निवेदन कर रही थी अपने प्रधानमंत्री जी से कि इसको रुकवाइए। अमित शाह जी कब गए वहां पर मणिपुर में? महीने के आखिर में, क्योंकि चुनाव होने थे कर्नाटका में। ये लोग चुनाव प्रचार में बहुत व्यस्त थे। लेकिन दुख की बात ये होती है कि जब ये बातें करी जाती हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है, तो सरकार का दूसरा नाम होता है व्यवस्था। व्यवस्था बनाने का काम सरकार बेहद अच्छे तरीके से कर सकती है, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में होता है और हम उनके साथ खड़े होते हैं। हम आज भी उनके साथ खड़े, हम कल भी उनके साथ खड़े होंगे अगर वो मणिपुर की तरफ ठीक प्रकार से देखेंगे। अगर प्रधानमंत्री जी उन 10 दलों के नेताओं से नहीं मिलते जो मणिपुर से आते हैं और फिर वो चले जाते हैं विदेश यात्रा पे, जहां वो हंसी ठिठोली करते हुए दिखते हैं, तो आप मुझे बताइए मणिपुर के वो लोग जहां इंटरनेट बाधित था उन पर क्या गुजरती होगी कि हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने वोट मांगते वक्त हमारे यहाँ आकर सारे चुनाव प्रचार को संभाला और कहा कि उनके चेहरे पे वोट दो, और हमने दिया। आज वो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे, हमारे नेताओं से मिल भी नहीं रहे हैं। उसके बाद अमित शाह जी उनसे मिलते हैं और एकमात्र मणिपुर से आए एक नेता, एक दूसरे दल को जब वो मिलते हैं तो उसमें क्या होता है कि इकरम इबोबी सिंह जी को बोलने तक का मौका ठीक प्रकार से नहीं दिया जाता, उनको चुप करा दिया जाता है। अब भी हमने क्या कहा था कि मणिपुर में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा जाना चाहिए, तो क्या ये सहयोग नहीं था? हम चाहते हैं कि सरकार जो है वो इस लोकतंत्र का एक मजबूत हिस्सा बनकर दिखाए थी, केवल बने ना, केवल कहे ना, मगर सारी पार्टियों को लेकर वहां जाए और वहां की स्थिति का जायजा अगर ऑल पार्टी डेलीगेशन करता तो क्या फर्क स्थिति नहीं होती। लेकिन सरकार एक तरफ अपने आप को रख के विपक्ष को दूसरी तरफ करके एक खाई बनाना चाहती है, क्योंकि इतना बड़ा इनके पास मैंडेट है कि ये अहंकार दिखा रहा है। जी अजय जी, मैं बस ये कह रहा हूँ गरिमा जी कि इनका 4 मिनट का भाषण था, इसमें कहीं भी मणिपुर के लिए संवेदना दिखी आपको? इनके 4 मिनट के भाषण में ये लगातार प्रधानमंत्री और अपनी छिछोरी राजनीति करते रही। ये भूल गई क्या कि मणिपुर को आग लगाने में सबसे बड़ी जिम्मेदार कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। ये कुकी लैंड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सुजाता जी याद कीजिए, कुकी लैंड का कॉन्सेप्ट आपके इसी मुख्यमंत्री आईबीबो सिंह ने दिया था 2012 से 13 के बीच में। दो समुदाय के बीच में खाइयों को पाटने की जगह खाइयों को चौड़ी करने का काम कर रही है कांग्रेस, और आज भी वही कर रही है। अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं आप लोग। मणिपुर को लेकर क्या वाकई एक स्टैंड जो न्यूट्रल स्टैंड है वो दिखेगा क्या तृणमूल कांग्रेस का? क्योंकि एक तरफ आपका अपना स्टेट है जहां कमोबेश ऐसी तो नहीं, लेकिन हाँ हिंसा है, आगजनी है, वहां भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। तो क्या जब सत्ता पक्ष ये आरोप लगाएगा कि अपना घर नहीं संभलता और दूसरी जगह पर जाकर आप इंटरवीन करते हैं, तो क्या आपका स्टैंड बनता है इस पर? गरिमा जी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आपके जैसे समझदार व्यक्ति इस प्रकार का प्रश्न मुझसे पूछेंगे। मैं जानता हूं कि हत्याएं, बलात्कार, किसी प्रकार का भी जघन्य अपराध वो किसी को कबूल नहीं है, और वह देश के दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश के हर कोने से वो परिस्थिति चलती चली आ रही है। लेकिन मणिपुर की तुलना बंगाल से कर देना या राजस्थान या छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से कर देना, क्या इन राज्यों में इंटरनेट बंद है? क्या यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है? क्या यहाँ पर रोज़ दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, आगजनी हो रही है? मणिपुर में जो हो रहा है वहाँ पे एथनिक क्लिनजिंग हो रही है, जिसको कहा जाता है कि एक संस्कृति को विलुप्त किया जा रहा है। यही प्रयास हो रही है। इतने दिनों से हम देख ही रहे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अभी मैं अजय आलोक जी को सुन रहा था, मेरे छोटे भाई है, मुझे बड़ा अजीब सा लगा।
सुजाता जी हमारे सामने महिलाओं की ही बात हो रही थी, वो छिछोरा कह दिया उनको। क्या इन शब्दों का उपयोग करना चाहिए? क्या उचित लगता है? ये नहीं लगता। लेकिन चलिए मैं विषय पर आता हूं। अभी इन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव ले लिया गया है। बड़ी खुशी की बात है कि प्रस्ताव ले लिया गया है। यह परंपरा रही है कि अविश्वास प्रस्ताव जब भी कभी लिया गया उसका 24 घंटे के अंदर उसके ऊपर चर्चा हुई है। क्यों? जब आपको सरकार पर विश्वास ही नहीं तो आप जो बिल पास करें, प्रश्नोत्तर करें या कोई डिबेट कराने का प्रयास करें, वो तो अविश्वास में है, इसलिए उसको तो मान्य होता ही नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव, हालांकि स्पीकर के पास 10 दिनों का समय रहता है, लेकिन यह परंपरा सदैव रही है कि 24 घंटे के अंदर आप अविश्वास प्रस्ताव को लेते हैं। अब विलंब क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके पास पिछले 3 महीने से मणिपुर पे इन्होंने क्या एक्शन किया है बताने के लिए नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। यूसीसी की चर्चा चल रही है, यूसीसी का कोई ड्राफ्ट नहीं है, उसके ऊपर कह रहे हैं सुझाव दो, तो किसके ऊपर सुझाव दें? हवा में सुझाव दें? सरकार ने ही वहां पर एक्शन लेना है। जी हाँ, मीटिंग हुई थी मणिपुर। हाँ, आप समझी नहीं बात को। मैं कह रहा हूँ, अरे यार पूरी रामायण पढ़ दे रहा हूँ, आप सुनिए तो सही सीता कौन है। मैं सुन रही हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, आप ही को सुन रही हूँ। आपके पास एक सरकार क्या करना चाहती है, सरकार क्या करना चाहती है, उसके पास पिछले 90 दिनों में जो स्थिति बनी है सारी खबर तो उनके पास होती है। हम तो या अखबारों में पढ़ते हैं या फिर हमको वीडियो पे दिखाई देता है, लेकिन अंदर की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तो सरकार के पास होगी। सरकार उस रिपोर्ट को पेश करेगी और उसके बाद ही तो सामने रख करके हमें पता लगेगा कि कितना जघन्य अपराध हुआ, कितने लोग मरे हैं, क्या परिस्थिति है, तभी तो हम उसका सुझाव देंगे या अपनी तरफ से हवा में सुझाव देना शुरू कर दें। ठीक है, यानी कि तो मुझे बड़ा अजीब सी परिस्थिति दिखाई देती है। सरकार डबल इंजन की है। नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात गरिमा जी कि आग लगने पे कुआं नहीं खोदा जाता है, बल्कि घर में जितना पानी है और अगल बगल जितना पानी है उसका इंतजाम करके पहले आग बुताई जाती है और फिर व्यवस्था किया जाता है कि भविष्य में आग लगे तो क्या करें। तो एन वीरेंद्र सिंह को हटाना कोई सोल्यूशन नहीं है। इट कुड बी अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं है कहीं कहीं से भी। दूसरी बात अभी कीर्ति भाई ने कही कि परंपरा तो यही रही है कि 24 घंटे के अंदर डिस्कशन करवा दिया जाए। तो कीर्ति भाई, परंपरा तो ये भी रही है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कोई बायकॉट नहीं करता है, लेकिन इस विपक्ष ने किया। परंपरा ये भी रही है कि प्रधानमंत्री जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो सारा विपक्ष वहां मौजूद रहता है, लेकिन इस परंपरा का भी निर्वहन विपक्ष नहीं किया। आप कोई परंपरा का निर्वहन मत कीजिए, लेकिन सारी परंपराओं का निर्वहन करने की उम्मीद आप हमसे रखिए। अभी आप मुझे दिखा रहे थे लॉ एंड ऑर्डर, और उसी के तहत मैं आपको कह दूंगा। अभी आप वीडियो की बात कर रहे थे, आपके ट्विटर अकाउंट के द्वारा एक वीडियो ट्वीट किया गया जो कि म्यांमार का था, लेकिन उसको आपने कह दिया कि ये मणिपुर का वीडियो है। ये कौन सी चीज़ थी? ये आग में घी डालना नहीं हुआ। अगर बोल दीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करते हैं, मालदा डिस्ट्रिक्ट में कालियाचक में एक मंदिर को बंद कर दिया जाता है, बैरिकेडिंग कर दी जाती है मुहर्रम के ईव पे। अजय जी, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? अजय जी, ये तमाम बातें हैं कि अपने अवसर के हिसाब से आप लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं सारे तो जितने भी यहाँ पर कम से कम सियासी लोग बैठे हैं, अजय जी, जितने भी सियासी लोग बैठे हैं, मैं बीना लक्ष्मी जी को छोड़ देती हूँ और सुकेश जी को छोड़ देती हूँ। जितने भी पॉलिटिकल लोग बैठे हैं, मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है और बड़ी संजीदगी से निवेदन है, प्याज का छिलका जितना उतारिएगा उतना उतरता जाएगा। और इसीलिए क्योंकि जब मणिपुर पर चर्चा कर रहे हैं और बेहद संजीदगी से चर्चा कर रहे हैं और सब लोग बड़ा करीने से जवाब भी दे रहे हैं, ऐसे में अजय जी यहीं पर रहते हैं। आपने लगता है गरिमा जी बीना लक्ष्मी जी की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि जो चीज़ स्थिति मणिपुर में है ये अगर पूरे देश में फैल सकती है, तो अगर ये स्थिति अगर देश में फैल सकती है तो मणिपुर के अलावा भी दूसरी जगह की बातें हो सकती हैं। हम मणिपुर पे अपने आप को कन्फाइड जरूर किए, सारा फोकस और अटेंशन मणिपुर पे है, लेकिन मणिपुर के बहाने अगर कोई राजनीतिक रोटी सेकेंगे, गलत गलत वीडियो पोस्ट करेंगे और अपने राज्यों की स्थिति देखेंगे नहीं, तो उसमें बोलना क्या मेरा बनता नहीं है? क्या पश्चिम बंगाल इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या वहां पे मंदिर को आप बंद कर देते हैं मुहर्रम का जुलूस निकलने के लिए? इसको आप सेक्युलरिज्म कहते हैं? इसमें मैं बोलूं नहीं, आप उम्मीद करती है कि मैं सिर्फ मणिपुर पे बोलूं? तो ऐसा ऑक्लूसिव नहीं, ऐसा ऑक्लूसिव एटीट्यूड आपका हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता है। और मणिपुर में हमारी जिम्मेदारी दोहरी इसलिए हो जाती है क्योंकि राज्य सरकार भी हमारी है, केंद्र में भी हम ही है, सोल्यूशन भी हम ही को निकालना है। जिस तरह ब्लेम मैं ले रहा हूं, बस एक प्रश्न का जवाब दीजिए, फिर कीर्ति जी पर जाते हैं। कीर्ति जी से आपके तमाम प्रश्नों का जवाब लूंगी, लेकिन जिस सरकार का इकबाल नहीं उस सरकार के रहने का औचित्य के। ये आपके कहने, ये आप सोच सकती हैं कि सरकार का इकबाल नहीं है और सरकार के रहने का औचित्य नहीं है। हमारा कहना है कि सरकार भी है, सरकार का इकबाल भी है, और इसका सोल्यूशन भी हम ही निकालेंगे। देश ने तो मणिपुर को 9 महीने जलते देखा है। देश ने तो 750 हत्याएं मणिपुर में देखी हैं। उस वक्त तो देश चर्चा नहीं करता था। वहीं से आज 7 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एक भी ऐसी स्थिति नहीं हुई। एक भी स्थिति नहीं हुई, आज ये स्थिति हुई है। ठीक है, सरकार हमारी है, जिम्मेदारी हमारी है, वहीं से एग्जाम्पल हम और सेट करेंगे। ये समुदाय का झगड़ा खत्म करवाना हमारे सरकार की जिम्मेदारी है, और एक बहुत जिम्मेदारी की तरह मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से हमारी पॉलिसी रही है, लुक ईस्ट
फर्स्ट एंड फास्ट। ये मोदी जी की पॉलिसी रही है 2014 से, जब से वो आए, और इसीलिए आज पूरे नॉर्थ ईस्ट का नक्शा बदला है। और मणिपुर का ये सोल्यूशन भी मोदी जी ही निकालेंगे, और वहां के लोगों से बात करके ही सोल्यूशन निकलेगा। आप अपनी मर्जी से कोई निर्णय वहां पे थोप नहीं सकते हैं। ठीक है, समुदायों से बात हो रही है, उनके प्रतिनिधियों से बात हो रही है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जा रहे हैं, और सरकार के मणिपुर इंतजार कर रहा है। मणिपुर से लौटे विपक्षी दलों के गठबंधन AINDIA ने यहाँ के हालात को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। इसमें कहा गया है कि अगर मणिपुर का जातीय संघर्ष जल्दी खत्म नहीं किया गया तो वह देश की सुरक्षा के लिए समस्या बन सकता है। विपक्षी दलों के गठबंधन के 21 सांसदों ने मणिपुर का दौरा करने के बाद राजभवन में राज्यपाल की अनुसुईया उइके से मुलाकात की। साथ ही उन्हें पूर्वोत्तर राज्य में मौजूदा हालात पर एक ज्ञापन भी सौंपा। बैठक के बाद राजभवन से बाहर पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राज्यपाल ने हमारी बातें सुनी और उस पर सहमति भी जताई। उन्होंने हिंसा का दुख जताया और लोगों की पीड़ा बताई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मणिपुर के हालात को सरकार समझ नहीं रही है। आज यह प्रदेश 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। हालात बेहद चिंताजनक है। चौधरी ने कहा कि राज्यपाल ने कहा कि मेइतेई और कुकी समुदाय के बीच अविश्वास खत्म करने के लिए सभी दलों का प्रतिनिधिमंडल को उनसे बातचीत करने के लिए मणिपुर का दौरा करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सांसदों ने मणिपुर में जो स्थिति देखी उसके बारे में संसद में एक रिपोर्ट पेश करेंगे और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। चौधरी ने दावा किया कि मणिपुर के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जो 2 दिवसीय दौरे के अनुभव के बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि ऐसे हालात बन गए हैं कि घाटी के लोग पर्वतीय क्षेत्र में नहीं जा सकते और जहां कुकी रहते हैं और पर्वतीय क्षेत्र के लोग घाटी में नहीं आ सकते। चौधरी ने कहा कि राशन, चारा, दूध, बच्चों के भोजन और अन्य आवश्यक सामान की भारी किल्लत है। छात्रों की शिक्षा पर भी असर पड़ रहा है। हमने राज्यपाल को ये बातें बताई, जिन्होंने कहा कि इस मुद्दे को मिलकर हल किया जाना चाहिए। विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल दोपहर को दिल्ली के लिए खाना हो गया। वो जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए शनिवार को मणिपुर पहुंचे थे और हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की थी। मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मेइतेई समुदाय की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद राज्य में भड़की जातीय हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्वोत्तर राज्य की आबादी में मेइतेई समुदाय के लोगों की संख्या लगभग 53% है और वो मुख्य रूप से इल्फान घाटी में रहते हैं। वहीं नागा और कुकी जैसे आदिवासियों की आबादी 40% है और वो ज्यादातर पर्वतीय जिलों में रहते हैं।